आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो इस देश की भूमि पर अनाज उगाते हैं, हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। एज पर द ऑफिशियल रिपोर्ट्स, भारत के 85 to 86% किसान स्मॉल या मार्जिनल हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल कहने का मतलब है ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है, फिर भी ये भारत की फूड सिक्योरिटी के बैकबोन हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये किसान खुद सुरक्षित हैं? ये जो देश का विकास कर रहे हैं, क्या इन्हें इस विकास का हिस्सा मिल रहा है? ये सिर्फ सब्सिडी नहीं चाहते, ये चाहते हैं फेयरनेस, सही दाम और सही सम्मान मिले इन्हें, वॉइस, पॉलिसी डिसीजन में इनकी भी आवाज़ सुनी जाए एंड अपॉर्चुनिटी, इन्हें नए मौके मिले, नया बाजार मिले जहां पर इनके द्वारा किए गए प्रोडक्शन के एप्रोप्रिएट प्राइजेस मिल सके इन्हें। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का स्वागत करती हूं लर्निफाई IQ के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इन प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हैं, बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस बारे में जानना ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एज पर द ऑफिशियल डेटा, व्हाट आर द मेन इश्यूज बीइंग फेस्ड बाय देम। सबसे पहला इशू है छोटे और बिखरे लैंड होल्डिंग्स, यानी कि लैंड फ्रेगमेंटेशन। इनके पास ज़मीनें बहुत छोटी होती हैं, ऑन एवरेज 0.6 हेक्टेयर्स के आसपास। इसमें ना तो प्रॉपर इनकम होती है, ना ही फैमिली की ज़रूरत पूरी होती है, स्केलिंग का फ़ायदा नहीं मिलता और प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है। ये सारे जो स्टैट्स गिवन हैं, ये थोड़ा बहुत डेटा चेंज हो सकता है कि अलग अलग स्टैट्स और अलग अलग सर्वेस में थोड़ा बहुत डेटा डिफर करता है, राइट। लेट्स टेक एन इनसाइट। एक किसान है जिसके पास 2 एकड़ की ज़मीन है। इस 2 एकड़ की ज़मीन में वो क्या लगाता है? वो गेहूं लगाता है। सबसे पहले हम 1 एकड़ का कैलकुलेशन देते हैं। मान लीजिए कि 1 एकड़ में 12 से 15 कुंटल गेहूं का प्रोडक्शन होता है। आपके ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, ठीक है, आपके कैलकुलेशन डिफर कर सकते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, ये है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो, राइट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 12 कुंटल गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस बार का जो MSP रेट था गेहूं का, वो था 2600 रुपये कुंटल, ठीक है। अगर हम 12 × 2600 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 31,200। और अगर हम इसे 2 एकड़ का निकालें तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 62,400। अब ये जो पैसा किसान को मिल रहा है, इसमें उसका इन्वेस्टमेंट भी लगा होगा। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसने ट्रैक्टर जो उसके खेत में चला है, उस ट्रैक्टर के पैसे दिए होंगे इसने, ठीक है, सीड्स में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, इसके बाद फर्टिलाइजर्स जो स्प्रे किया इसने, उस पर इन्वेस्ट किया होगा, इरिगेशन पे स्पेंड किया होगा, तो ये सारे उसके खर्चे हैं। इसके बाद इसी से उससे अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आपको क्या लगता है कि इससे वो पूरा हो पाएगा? आप बोलेंगे अब ये जो लैंड था वो 4 से 4.5 महीने ऑक्यूपाइड था, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगता है वीट को, ठीक है, तो इसके बाकी डेली खर्चे कैसे चलेंगे? ऑल्टरनेटिवली क्या लगा सकता है यहाँ पे? वेजिटेबल्स कल्टीवेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल्स के साथ क्या दिक्कत होती है? रेट की दिक्कत होती है। इसके जो रेट होते हैं काफ़ी अनसर्टेन होते हैं, है ना। अनसर्टेनिटी अगर हम बात करें, वेजिटेबल्स की सप्लाई अगर बढ़ गई तो उसके जो रेट्स होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो एकदम से डाउन हो जाते हैं। कभी कभी तो आप देखेंगे बिकती नहीं है वेजिटेबल्स। अब आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट ने भी तो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। सो नाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स बाय लॉन्चिंग डिफरेंट स्कीम्स, है ना। MSP जो सेटअप किया है, MSP वाला सिस्टम, वो बढ़िया है, उसमें इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं अगर आप कोई क्रॉप वगैरह लगा रहे हैं। लेकिन वेजिटेबल्स के लिए ऐसा कोई पॉलिसी रेगुलेशन, प्राइस रेगुलेशन चीज़ है नहीं, है ना। गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल PM किसान स्कीम है, 6,000 का सपोर्ट एनुअली दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट्स पर, है ना। एडिशनली कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो इसके बाद भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल MP है जैसे, तो MP जो है, MP की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 6,000 और देती है। मतलब एक किसान को साल भर में 12,000 रुपये का सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये जो लैंड है उसके पास उसके पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है, उसके नाम पर है, तो ये जो सपोर्ट है वो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप बोलेंगे कि अगर क्लाइमेट की इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है तो भैया इस किसान को क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इतनी कम ज़मीन होने के बाद इसके पास इंश्योरेंस, उसके प्रीमियम देने के पैसे भी होंगे क्या? तो ये सारा है, ये सब इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है बड़े किसानों के लिए बनी है। तो ये पहली प्रॉब्लम है।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इशू, एग्रोनॉमिक एंड क्लाइमेट चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बारिश कभी ज़्यादा होती है, कभी बिल्कुल नहीं, कहीं ड्रॉट्स है, कहीं फ्लड्स है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसानों पर होता है। ओनली अबाउट 49% ऑफ नेट सोन एरिया इज इरीगेटेड। ये डेटा है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2021 का। सिर्फ आधी खेती की ज़मीन पर ही पानी से सिंचित होती है, बाकी का हमें पानी गिरने के भरोसे पर ही रहना पड़ता है। मोनोक्रॉपिंग एंड केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग रिड्यूसेस रेजिलेंस। एक ही फसल बार बार उगाना और केमिकल का ओवर यूज ज़मीन की हेल्थ खत्म कर रहा है। बट ये जो किसान है जिसने 2 एकड़ में अपना गेहूं लगाया हुआ है, वो यही चाहता है कि जब उसे प्रोडक्शन का बेनिफिट मिले तब मैक्सिमम बेनिफिट वो गेन कर पाए। इसलिए उसके ऊपर प्रेशर तो रहता ही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो ज़्यादा केमिकल का ओवर यूज़ भी करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट चैलेंज क्या है? मार्केट एंड इनकम सिक्योरिटी। एमएसपी के नाम पे चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन असल में सिर्फ 7% किसानों को ही एमएसपी मिलता है। ये 2015 का डेटा है, तो काफ़ी चेंज हो गया होगा। इसके बाद आता है कि जो मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, वो सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। किसान मजबूर होता है कि उसे तुरंत पैसा चाहिए, इसलिए सस्ता ही बेच देता है। ठीक है, कभी वो अपनी सब्जियों को बाजार ले जाता है, जो कमीशन उससे कटता है, अब उसके सामने अगर उसकी सब्जी बिक भी रही है सस्ती, तो वो बेच ही देता है कि कैसे भी बिक जाए, खराब ना हो। ठीक है, कोविड के टाइम में मंडी बंद थी, किसान बेच नहीं पाया, तो मजबूरी में उसे घर के पास कहीं बेचना पड़ा या अधूरे दाम पर ही उसको बेचना पड़ा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इशू देखेंगे तो क्रेडिट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, तो सिर्फ 30% छोटे किसानों को ही बैंक से लोन मिलता है। बाकी लोग प्राइवेट मनी लेंडर से कर्ज लेते हैं, हाई इंटरेस्ट पर लेते हैं, है ना। कुछ डेटा भी है कि 2014 से 2022 के बीच में 10.9 लाख करोड़ जो लोन्स थे वो रिटर्न ऑफ किए गए कॉर्पोरेट्स के लिए, लेकिन फार्मर्स के लिए उतना ज़्यादा नहीं किया गया। ये आरबीआई का डेटा कहता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने चलाया, बहुत सारे फार्मर्स के लोन भी रिटर्न ऑफ किए गए थे, बट उतने ज़्यादा नहीं है ना कि ये एक वन टाइम सॉल्यूशन है कि एक बार कर दिया हो गया, बट इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। इसके बाद आता है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल नेग्लेक्ट, यानी कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज। इन छोटे किसानों के पास, ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव तो बैठे नहीं होते हैं। ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स स्कीम्स आती हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, तो वो स्मॉल लैंड होल्डर्स की समझ में नहीं आते। योजनाएं इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि किसान समझ ही नहीं पाता कि उसे क्या करना है। और बड़े किसानों के तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो दिल्ली वाला सीन था, उसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इशू को सामने रखेंगे, फिर उसके लिए फाइट करेंगे। बट छोटे किसानों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है। पुअर एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ड्यू टू इलिटरेसी एंड कनेक्टिविटी गैप्स, है ना। इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, डिजिटल टूल्स की उतनी समझ नहीं है, यूज़ कैसे करना है। तो एक डिजिटल डिवाइड भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इन किसानों को सफ़र करना पड़ता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग फेस्ड बाय फार्मर्स। अब हमारे पॉलिसी फ्रेमवर्क में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे डिपेंडेंसी ऑन सब्सिडीज़ है, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, राइट। किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है उनके पास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग रिलीफ मेजर्स, जैसे पीएम किसान है, तो यहाँ पे 6,000 रुपये मिल रहा है साल का। क्या इतना काफ़ी है? क्या ज़िंदगी का खर्चा इतने में होता है क्या? तो ये जो चीज़ दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, बस इतना ही उनको स्ट्रक्चरल पॉवर्टी को एड्रेस करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें लोन वेवर्स, तो एक बार का रिलीफ होता है, लेकिन सिस्टम का डिसिप्लिन इससे बिगड़ता है। ठीक है, पॉपिटेट करता है ये क्रेडिट डिसिप्लिन इश्यूज़ को। सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ये इनकरेज करती है अनसस्टेनेबल वाटर यूज़ को। बहुत ज़्यादा किसान इसका यूज़ करने लगते हैं, मोनोकल्चर डिपेंडेंसी भी आती है, तो पानी का बेवजह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इससे एनवायरनमेंट भी डैमेज होता है। तो इन सब में रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है हमें। अब रियल सॉल्यूशंस क्या हैं अगर हम डिपेंडेंसी से डिग्निटी चाहते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि हम जो छोटे किसान हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको एग्रीप्रेन्योरशिप के से एम्पावर करें। ठीक है, एम्पावरिंग थ्रू एग्रीप्रेन्योरशिप, ट्रांजिशन फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू डाइवर्सिफाइड मार्केट लेड एंटरप्राइजेस। हम किसानों को मोटिवेट करें कि आपको सिर्फ खुद के लिए खेती नहीं, बल्कि मार्केट के लिए स्मार्ट खेती करनी है, यानी कि एग्रीप्रेन्योरशिप अपनाना है।
डिजिटल टूल्स जैसे कि एग्री बाजार है, राइट, एग्री बाजार एक डिजिटल टूल है, निंजा कार्ट है। तो ये जो ऐप्स होते हैं वो फार्मर्स को मंडी के रेट, वेदर फोरकास्ट और डिमांड का डेटा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदर फोरकास्ट के लिए कुछ ऐप्स हैं, मेघदूत है, और यहाँ पे फार्म वेदर है, जो किसानों को बहुत हद तक हेल्प करता है कि उन्हें सही डिसीजन किस तरीके से लेना है, क्या वो आगे लगाएं और वेदर किस प्रकार का रहेगा। SVEP यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किसानों को बिजनेस स्किल सिखाता है। यहाँ पे सिर्फ उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे उगाना है, लेकिन बेचना भी उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इस प्रोग्राम के थ्रू उन पर प्रमोट कर रहे हैं कि बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग उनको दी जाए। एक किसान जो एक नॉर्मल किसान, एक छोटा किसान, वो क्या देखता है कि भाई मैंने उगा दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है, अब कैसे भी मुझे इसे बाजार लेकर कितने भी रेट में बिके, बस बिक जाए मेरा ये जो प्रोडक्शन है। बट हम उसे इस प्रोग्राम के थ्रू क्या सिखाएंगे कि आपको स्मार्टली मार्केट कैसे करना है अपने प्रोडक्शन को, वो बहुत ज़रूरी है सिखाना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो 10,000 प्लस FPOs हैं पर प्रॉफिट कम है, SFAC वगैरह का। बिना क्रेडिट, मार्केट और ट्रेनिंग के FPOs काम नहीं करते। तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत है गवर्नेंस सिखाने की, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सपोर्ट देना उनको। इसके बाद कॉर्पोरेट्स के साथ उन्हें कैसे टाई अप करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केट लिंकेजेस समझाना है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो कोविड के बाद कुछ FPOs ने अमेजॉन, बिग बास्केट के थ्रू डायरेक्ट सेल किया था, तो उन्हें अपने सेल कैसे करना है वो सिखाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद रिफॉर्म किया जा सकता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम को। तो डिजिटल लैंडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका समुन्नति हो गया, जय किसान हो गया, तो ये जो फिनटेक इंस्टेंट क्रेडिट देते हैं, डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई नहीं होती यहाँ पर, और ये वन स्टॉप रूरल सेंटर्स हम बना सकते हैं जहाँ पर किसान को फाइनेंस, टेक और लीगल हेल्प एक ही जगह पर मिल जाए। तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, है ना। एक किसान जो होगा वो हर जगह जाकर परेशान नहीं होगा और एक ही जगह पर उनको सारी चीज़ बता दी जाएगी। तो वन स्टॉप रूरल फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं सारी मदद उन्हें प्रोवाइड करेंगे, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट इंगेजमेंट वाया 4P मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोड्यूसर पार्टनरशिप। कॉर्पोरेट्स को इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल ट्रेसेबल सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करते हैं। ये मॉडल कॉर्पोरेट्स को फार्मिंग में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करने का मौका देता है। CSR फंड्स जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगे, यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देंगे, ऑर्गेनिक ट्रांजिशन में मदद करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिक टर्मरिक है, हनी हो गया, मिलेट्स हो गया, इनका एक्सपोर्ट टाई अप अगर कॉर्पोरेट्स के साथ किसान करते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा स्टडी ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी 2024 की एक स्टडी है, उसमें भी कहा गया था कि एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन ड्राइविंग अ ग्रोथ, इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइवलीहुड्स एंड इन्हांसिंग अ ग्लोबल प्रेजेंस, है ना। तो किस तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं ये डेटा हमें दिखाता है, और इंडिया रैंक करता है 8th अमंग ग्लोबल पीयर्स। तो छोटे छोटे किसानों को प्रमोट किया जाए कि वो इस तरीके की चीज़ें अपनाएं। इसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की विच इज ग्रीन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, है ना। इंडिया एम्स फॉर 2 मिलियन हेक्टेयर्स अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय 2025, ऐसा कहा गया है। इन ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स जो है $1.2 बिलियन टच किया है इसने 2024 में, APEDA का रिपोर्ट ये कहता है। और ठीक है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि ऑर्गेनिक मार्केट में पोटेंशियल तो है। ग्लोबल डिमांड का ट्रेंड है कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहती है, हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, ट्रेसेबल प्रोडक्ट्स चाहती है। स्कीम्स लाइक PKVY एंड ये वाली जो स्कीम्स है वो सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग को प्रमोट करता है। टेक्नोलॉजीज़ हैं तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि वो किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए इन सब का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक न्यू रूरल इकोसिस्टम कैसे क्रिएट किया जाए। तो हम रूरल LPG 2.0 मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर L फॉर लोकलाइजेशन, है ना। हम इनकरेज करें लोकलाइजेशन को, हर गांव अपना उगाए और अपना बेचे, है ना, अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करे, मार्केटिंग करे, सब कुछ करे। पीस पार्टिसिपेशन, किसानों को पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी देना पड़ेगा, उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ताकि उनका भी कुछ से हो। इसके बाद बात आती है G फॉर ग्रीन ग्रोथ, यानी कि नेचर फ्रेंडली फार्मिंग कर सकें, नो केमिकल्स, और हम बायोडाइवर्सिटी को भी इंप्रूव करने में मदद कर सकें। हम एक न्यू रूरल इकोसिस्टम इस तरीके का सोच सकते हैं या बनाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं।
फिर बात आती है डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की, तो एक्सपेंड करना चाहिए ई नाम को। ठीक है, अभी अगर ई नाम की रीच सिर्फ बड़े और जो अच्छे रिच फार्मर्स हैं उनके पास है, तो हमें इन्हें छोटे किसानों के पास भी उतना ही ज़्यादा पहुंचाना चाहिए, उन्हें भी सिखाना चाहिए। तो ई नाम से ऑनलाइन मंडी की पहुंच हो सकती है उनकी। ड्रोन से सीड्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग, अभी ये थोड़ा महंगा पड़ेगा छोटे किसानों को, बट आगे जाके हमें उनमें भी प्रमोट करना है। किसान ई मित्र से इंफॉर्मेशन डिलीवरी करनी है। ठीक है, सो जो रूरल डिजिटल गैप को ब्रिज करना होगा, ये हमारे लिए टास्क होगा, जहां पर हम लिटरेसी भी दें उन्हें और इंटरनेट की सेवा भी पहुंचाएं। ठीक है, इसके बाद अलाइनमेंट क्या है एसडीजी गोल्स के साथ, तो एसडीजी 1 की अगर हम बात करें तो ये था गरीबी हटाओ, है ना, और यहाँ पे इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है फार्मर्स को एफपीओस और एग्रीप्रेन्योरशिप के की हेल्प से। एसडीजी 2 की हम बात करें जिसका है भूख मिटाओ, तो न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी, हमें फूड एक्सेस बेटर करना है। एसडीजी 8 की बात करें तो रोजगार दो, यानी कि डिसेंट रूरल वर्क प्रोवाइड करना है। इसके बाद एसडीजी 10 आता है इनइक्वालिटी कम करो, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट करनी चाहिए, और एसडीजी 12 एंड 13 कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो ये इस टॉपिक के साथ अलाइन करते हैं। इसके बाद हमारे लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हमें एक नई सोच बनानी है, एक नया आइडिया जनरेट करना है, एक नया ग्रोथ मॉडल तैयार करना हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, स्पेसिफिकली हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। तो अभी का जो मॉडल है वो सब्सिडी डिपेंडेंसी दिखाता है फार्मर्स की, बट नए भारत का जो मॉडल है, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे लिए, कि हम उन फार्मर्स को एम्पावरमेंट प्रोवाइड करें, इतना ज़्यादा एम्पावरमेंट कर दें डिजिटली, टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाएं ताकि वो अपने फ़ायदे के लिए मार्केटिंग कैसे करनी है वो सब सीख सकें। दूसरा है, अभी क्या चल रहा है, प्राइस एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिलमैन, बट हम एक ट्रांसपेरेंट मंडी का निर्माण करें, ऐसा हम कर सकते हैं। मोनोकल्चर, तो अभी मोनोक्रॉपिंग पे डिपेंडेंट होता है एक फार्मर, है ना, लेकिन अगर हम देखें नए भारत का मॉडल कैसा होना चाहिए, तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिखानी चाहिए कि वो अलग अलग फार्मिंग करे, एक ही इनकम के सोर्स पे डिपेंडेंट ना हो, है ना, मतलब एक ही चीज़ उगाकर वो उस पर ही डिपेंडेंट ना हो। इसके बाद आता है कि जो बिखरा हुआ किसान है, मतलब उसकी फ्रेगमेंटेड वॉइस है, तो यहाँ पर हम क्या करें, एफपीओ लेड यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करें, कोऑपरेटिव वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, है ना। गाँव तक सीमित ही है बहुत सारी चीज़ें अभी के मॉडल पर, तो उसको हम मार्केट से लिंक करें, जिससे रूरल अर्बन मार्केट लिंकेजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अब हमारा समय आ गया है, कि रिलीफ नहीं रेजिलेंस की तरफ हमें बढ़ना है। किसान सिर्फ मदद नहीं चाहते, एक सम्मानजनक जीवन का हक चाहते हैं। सो लेट्स इन्वेस्ट इन द डिग्निटी, लेट्स को क्रिएट अ रूरल भारत दैट इज ग्रीन, डिजिटल एंड प्रॉस्पेरस। सो आज के वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, उनके लिए सॉल्यूशन क्या है। आपकी अपने कोई ओपिनियन है, आप एक अच्छा सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपका एक ही कमेंट, आपका एक ही सॉल्यूशन शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, शायद वो अपने लिए कोई चेंजेस कर सके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इनसाइट पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।